आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू प्लेटफॉर्म दी ऑडियो लर्निंग सीरीज़ पर। और आज हमारे साथ सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी ये हमारे ही साथ पढ़े हुए हैं, उनसे एक क्लास जूनियर रहे हैं। तो अब ये इस बार 12th है इनका, तो आज ही हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें मुग़ल साम्राज्य के विषय में, माफ़ी चाहूँगा, मुग़ल नहीं, मौर्य साम्राज्य के विषय में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इनसे मौर्य साम्राज्य के विषय में। इन्हें इतिहास विषय में विशेष रुचि है और करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी ये देखते रहते हैं और नई नई चीज़ें हम तक समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं इनसे मौर्य साम्राज्य के विषय में। यह इसका पहला भाग होगा और इसके पश्चात हम दूसरा भाग भी लेकर आएंगे। तो चलिए और समय ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास और जानते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें विशेष रूप से इन चीज़ों की आवश्यकता है। तो चलिए सुनते हैं मौर्य साम्राज्य के विषय में। गुड इवनिंग, मैं सिद्धार्थ है। तो इस ऑडियो में कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न उत्तर हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है हम सभी के लिए। तो हम सबसे पहले आज इतिहास विषय से लेते हैं, जो कि हम सभी का, जो कि जीके पढ़ने वालों का सबसे फेवरेट विषय होता है। मेरा ही नहीं, सभी लोगों का होता है। तो प्राचीन काल इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे। तो प्राचीन काल के अंतर्गत आज सबसे पहले हम लेते हैं मौर्य साम्राज्य से कुछ प्रश्न उत्तर। तो मौर्य साम्राज्य में क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। पहले प्रश्न का उत्तर तो यही सही होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। तो आप सभी को बताना है 322 ईसा पूर्व में। और दूसरा प्रश्न है, अगर आप सभी से कोई पूछे कि किसने किया था, तो आप सभी को जैसा कि मालूम होगा कि इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और अगला प्रश्न उठेगा कि इन्होंने किस वंश का पतन करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था मगध राज्य पर। तो आप सभी बताएंगे कि इन्होंने नंद वंश का पतन कर दिया था, जो कि घनानंद नंद वंश के आखिरी शासक थे, जिन्होंने 344 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी महापद्मानंद ने। तो इसके साथ तीसरे शासक थे घनानंद, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व में खुद तो परास्त हो भी गए और साथ में इनका वंश भी चला गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में कर दी। आई होप समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब से कब तक बैठे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। और अगला प्रश्न देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन किस सन में हुआ था। तो आपसे बताएंगे 298 ईसा पूर्व में। आप सभी से अगला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक विदेशी शासक था, एक विदेशी शासक था जिसने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसने आक्रमण कब किया था। वो उस शासक का नाम था सेल्यूकस। तो आप सभी बताएंगे 305 ईसा पूर्व में।
और सवाल आपसे के मन में ये भी उठ रहा होगा कि किसके किसके बीच में उठा था, यानी कि किसके किसके बीच में हुआ था 305 ईसा पूर्व में युद्ध। तो आपसे बताएंगे सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई थी और सेल्यूकस बुरी तरीके से परास्त हो गया था। और अगला प्रश्न देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कहाँ पर हुआ था, उस पर्वत का क्या नाम था। तो आप सभी को बताना है चंद्रगिरी नामक पर्वत नाम था उसका, यानी चंद्रगिरी पर्वत के नाम से जब चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो गई थी तब उसे चंद्रगिरी पर्वत के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया था। आपसे सर क्षमा प्रार्थी हैं कि पीछे बैकग्राउंड में शोर हो रहा है। तो अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था, यानी कि 298 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हो गया था तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था, सवाल ये भी उठता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिंदुसार, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। ठीक है। और उसके बाद फिर अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य कि बिंदुसार के कुल कितने पुत्र थे। तो आप सभी बताएंगे कुल 100 पुत्र थे, जो कि सबसे बड़े बेटे का नाम था राजकुमार सुसीम और दूसरे यानी कि सबसे छोटे पुत्र का नाम था अशोक, जो कि एक बहुत बड़ी जो है समस्या आ पड़ी थी कि बिंदुसार को कि किसको आखिरकार राजा बनाया जाए, क्योंकि इनके 100 पुत्र थे। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब बिंदुसार का निधन हो जाता है 273 ईसा पूर्व में, यानी कि इन्होंने शासन किया था कुल 25 वर्ष तक, जो कि 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक का इन्होंने शासन किया था। उसके बाद जब 4 वर्ष तक तो अपना ऐसे ऐसे चला, इधर उधर अपने हिसाब से जैसे तैसे अपना राजपाट चला, कहीं कोई आया कहीं कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर अशोक क्या करते हैं, उन्होंने 99 अपने भाइयों का वध कर देते हैं। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि इनका राज्यारोहण कब हुआ था यानी कि गद्दी पर तो ये बैठ गए थे 273 ईसा पूर्व में ही, लेकिन बहुत सारा मतभेद था, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा आपस में ही था। उसके बाद फिर क्या होता है, इन्होंने 99 भाइयों का वध कर देते हैं ये अशोक। तो पूरी तरीके से इनका राज्यारोहण 269 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, 269 ईसा पूर्व में हो जाता है। उसके बाद फिर इनका शासनकाल कब से कब तक चला, इसको पूरी तरीके से इतिहास में शायद श्योर नहीं बताया गया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है 232 ईसा पूर्व तक का बताया तो गया है, लेकिन ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। हालांकि ये बताएंगे 232 ईसा पूर्व तो सही माना जाएगा, लेकिन पूरी तरीके नहीं कन्फर्म है, क्योंकि बहुत जगहों से मैंने पता किया, सही नहीं पता चल रहा है। तो फिर क्या होता है, इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था। तो सवाल ये भी उठता है कब इन्होंने कलिंग पर युद्ध किया था। तो युद्ध इन्होंने 261 ईसा पूर्व में किया था, जो कि इनका आखिरी युद्ध था इनके पूरे राजपाट में। इन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि जब इन्होंने बहुत सारे लोगों का हत्या कर दिया, उसके बाद फिर जब ये बाहर जब टहलने घूमने गए, उसके बाद फिर इनको ऐसा महसूस हुआ कि हमने बहुत गलत किया। कि वहाँ पर हमने जब मैंने वीडियो देखा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो है बहुत ज़्यादा
ये जो है डिप्रेस हो जाते हैं लगभग, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। इसके बाद फिर होता है कि ये जो है फिर मना कर देते हैं, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगले ऑडियो में देखेंगे कि लंबा बहुत ऑडियो हो चुका है।